हेलो स्टूडेंट्स, द पीक ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। कल की क्लास में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अवतल दर्पण में किरण आरेख के बारे में, जिसमें 6 कंडीशंस होती थी। उत्तल दर्पण में किरण आरेख के बारे में आज डिस्कस करेंगे। फोकस दूरी वक्र त्रिज्या में संबंध पढ़ेंगे, दर्पण समीकरण के बारे में और रेखीय आवर्धन के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उत्तल दर्पण में सबसे पहला टॉपिक उत्तल दर्पण में किरण आरेख। उत्तल दर्पण में किरण आरेख। अवतल दर्पण में जो किरण आरेख हमने बनाए थे उनमें 6 कंडीशंस होती थी। उत्तल दर्पण में एक ही कंडीशन होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी और छोटा और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण बनाते हैं। पेन नहीं चल पा रही है। उत्तल दर्पण, जैसा कि हमने बताया था, जो परावर्तन तल हमें रखना है वो हमेशा बाईं तरफ रखना है। तो इसमें अंदर वाले तल पर पॉलिश कर देते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पे मध्य में एक बिंदु होता है P, जिसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को। एक हमने बताया था C, वक्रता केंद्र दर्पण का। दर्पण जिस गोले में से काट के बनाया जाता है उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में जो बिंदु होता है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, F। तो मान लिया वस्तु यहाँ पर रखी हुई है दर्पण के सामने। एक सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, जब इसका परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से आती हुई प्रतीत होती? ये जो हमारा दर्पण होता है उत्तल, ये अपसारी दर्पण होता है, यानी प्रकाश किरणों को डाइवर्ट कर देता है। तो ये जो किरण होगी हमारी वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। परावर्तन के पश्चात लगेगा मुख्य फोकस से होके आ रही है। दूसरी वाली जो किरण होगी, तीसरा वाला नियम लगाएंगे, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। जहाँ ये दोनों किरणें आपस में काटती हैं वहीं क्या बन जाता है? वस्तु का प्रतिबिंब। ये जो हमारी वस्तु थी O, इसका इमेज बन गया I और I डैश। तो क्या क्या हम देखते हैं? प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में देखते हैं हम। स्थिति का मतलब कहाँ पे बनाएगा प्रतिबिंब, इसकी प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, और आकार, प्रतिबिंब का आकार। तो उत्तल दर्पण में जो स्थिति होती है प्रतिबिंब की वो P और F के मध्य, P व F के मध्य बनता है। P व F के मध्य प्रतिबिंब बनता है। प्रकृति हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब होता है। ये आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और जो हमेशा छोटा होता है। जो वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण होते हैं, पश्च दृश्य दर्पण जिन्हें कहते हैं हम, साइड मिरर, वो कैसे होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं। ये हमारा किरण आरेख का टॉपिक यहीं खत्म होता है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखते हैं क्या संबंध होता है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या हम कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। इस दर्पण के डायग्राम से हम देख सकते हैं, जो यहाँ से लेके फोकस से लेके ध्रुव तक की दूरी है वो F होती है हमारी। वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव तक की दूरी R होती है वक्रता त्रिज्या।
तो जो फोकस दूरी है P से F तक की दूरी, वो P से लेके C तक की दूरी की आधी होती है, क्योंकि जो F होता है वो P और C के मध्य में स्थित होता है। या हम कह सकते हैं जो वक्रता त्रिज्या है P से लेके C तक की दूरी, वो P से लेके F तक की दूरी यानी कि फोकस दूरी की डबल होती है, 2 गुनी। तो हम यहाँ पे इसकी परिभाषा इसकी लिखेंगे, जो फोकस दूरी होती है हमारी, फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि हम लिख सकते हैं इसे गणितीय रूप में F इक्वल्स R अपॉन 2, बराबर R/2 हम लिख सकते हैं इसे। अथवा या इसकी परिभाषा क्या आ सकती है, अथवा इसे हम लिख सकते हैं जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। यहाँ से हम यहाँ से देख सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें हम, तो R बराबर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी F से, तो R इक्वल्स कितना हो जाएगा 2F, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी है बच्चों, डबल। ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। अगला टॉपिक है हमारा दर्पण समीकरण। क्या होता है दर्पण समीकरण? दर्पण समीकरण के बारे में देखते हैं हम। दर्पण समीकरण, तो दर्पण समीकरण क्या होता है? दर्पण में दर्पण की फोकस दूरी, ध्रुव से लेके वस्तु तक की दूरी u और ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी v, इन तीनों में जो संबंध होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, इसी को दर्पण समीकरण कहते हैं। तो दर्पण की फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v में जो संबंध होता है उसे दर्पण समीकरण कहते हैं, उसे दर्पण समीकरण कहते हैं। ये संबंध क्या होता है? ये होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। इस समीकरण को ही क्या कहते हैं? दर्पण समीकरण। जहाँ f क्या है लिख देते हैं, जहाँ f दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, v क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और बच्चों u क्या है? ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी। इस चित्र में हम देख सकते हैं ध्रुव P से जो वस्तु तक की O तक की दूरी है उसे वस्तु की दूरी U कहते हैं। ये हमारा U हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। P से जो F तक की दूरी है वो फोकस दूरी, P से जो C तक की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या होती है, और जो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की I तक की दूरी जो होगी उसे प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। लास्ट क्लास में हम पिछली क्लासों में इसे डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दर्पण में, वो लास्ट टॉपिक है हमारा रेखीय आवर्धन। क्या होता है रेखीय आवर्धन?
रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेंस, लीनियर मैग्निफिकेंस। रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन के बारे में देखते हैं। तो रेखीय आवर्धन एक अनुपात होता है प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को ही क्या कहते हैं? हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन बेसिकली क्या होता है? तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? m से। अतः गणितीय रूप इसका होगा m बराबर, यानी रेखीय आवर्धन बराबर, यदि प्रतिबिंब की लंबाई I हो और वस्तु की लंबाई O, तो m बराबर I बटे O। NCERT की जो किताबें होती हैं, NCERT बुक्स, उनमें I प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है h डैश दे रखी होती है और वस्तु की लंबाई h, तो ऐसे हम m बराबर h डैश बटे h भी लिख सकते हैं। ये जो अनुपात होता है वो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के ऋणात्मक अनुपात के बराबर होता है। एक जो इसका फॉर्मूला होता है वो m बराबर h डैश बटे h, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, बराबर v बटे u, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के निगेटिव रेशियो, ऋणात्मक अनुपात के बराबर होता है। इसे रेखीय आवर्धन कहते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट बातें नोट करके लिखेंगे। नंबर 1, पहली बात क्या है? तो आभासी प्रतिबिंब होते हैं, यानी कि सीधे प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन, यानी कि आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन m का मान कैसा होगा? आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन पॉजिटिव लिया जाता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। आभासी प्रतिबिंब की अगर बात करेंगे तो m का मान प्लस लिया जाएगा। दूसरा, इसी प्रकार अगर वास्तविक प्रतिबिंब की बात करी जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होगा? निगेटिव, ऋणात्मक होता है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब की बात करी जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान कैसा होगा? निगेटिव। और आभासी प्रतिबिंब की अगर बात करी जाए तो आभासी प्रतिबिंब के लिए m का मान, रेखीय आवर्धन का मान कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव, प्लस का लिया जाएगा। इनका प्रयोग न्यूमेरिकल्स में किया जाएगा। ये हमारे थ्योरी के लास्ट टॉपिक था ये रेखीय आवर्धन का। इसके बाद हम दर्पण के न्यूमेरिकल के बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। भरपूर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की जाएगी। अब ये m का मान पॉजिटिव और नेगेटिव होता क्या है? तो ये क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात। तो ये जो हमारी मुख्य अक्ष होती है उसके ऊपर की लंबाइयाँ प्लस ली जाती हैं, मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाइयाँ कैसी होती हैं बच्चों? माइनस। इसी तरह से मुख्य अक्ष जो हमारा केंद्र होता है, मूल बिंदु यानी कि ध्रुव, उसके बाईं ओर की दूरियां नेगेटिव, उसके दाईं ओर की दूरियां पॉजिटिव दी जाती हैं। तो यहाँ पे लंबाइयों का अनुपात है। तो आई का मान अगर हम देखें, यहाँ पे वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बना हुआ है तो आभासी प्रतिबिंब में आई का मान
यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर बना है प्रतिबिंब, तो प्लस ओ का मान वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर है प्लस, तो एम का मान कैसा आ जाएगा प्लस। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो मुख्य अक्ष के कहाँ बनते हैं, नीचे, तो प्रतिबिंब की लंबाई कैसी हो जाएगी माइनस वस्तु की लंबाई प्लस, तो एम का मान वास्तविक के लिए कैसा आएगा माइनस आएगा। अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल्स, दर्पण के न्यूमेरिकल्स के बारे में देखेंगे, डिस्कशन करेंगे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की जाएगी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।